Hello friends, welcome to Learn Services. This is Ram Soni. एमपीपीएससी मेंस 2019 को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा एक नया जजमेंट दिया गया है। ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमपीपीएससी मेंस 2019 सभी कैंडिडेट्स के लिए दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। ये कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए ही दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन हर एक कैंडिडेट्स के लिए दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। क्या क्या चीजें इस जजमेंट में है, इसको डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा जजमेंट है और इसके क्या प्रॉस कॉन्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, एक बहुत बड़ा मेजर अनाउंसमेंट है। बेसिकली 26 दिसंबर 2022 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है सुपर 30 बैच। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि बैचेस तो लॉन्च होते हैं, लेकिन वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो यहां पर एक अकाउंटेबिलिटी लेके आई गई है कि यहां पर एक घोषणा पत्र आपको दिया जाएगा, जिसमें बोला गया है कि यदि आपका सिलेक्शन किसी स्टेज में नहीं होता है, यदि आप सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको 100% रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। फीस जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। ये कौन सी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। उसको आप जरूर सुनिएगा। लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। 100% रिम्बर्समेंट यदि आपको मिलना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जजमेंट देख लेते हैं। वो देखिए, यहां पर देखा जाए तो एमपीपीएससी 2019 मेंस को लेकर यहां पर जजमेंट दिया गया है। जजमेंट काफी लंबा है, तो इसमें जो रिट पिटिशन में किन के नाम यहां पर लिखा है उसको हम लोग थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो पिटिशनर्स के नाम हमने स्किप कर दिया है। नाउ ये ऑर्डर है आपके सामने। इस ऑर्डर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं एमपीपीएससी 2019 के मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग है। और यहां पर बोला गया है कि इसमें लिखा गया और अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स अमंग द 1918 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 3.6 लाख कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम एमपीपीएससी 2019, है ना। फिर यहाँ पे फर्दर चीजें लिखी हुई हैं कि क्या क्या हुई है एंड गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, और यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। तो ये चीजें तो बताया गया है कि बेसिकली क्या कैसे हैं, हाउ इट वर्क्स। थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें बताई गई हैं, तो हम इन चीजों को थोड़ा स्किप करते हैं। मेन जो जजमेंट है उसको हम सीधे देखते हैं। लेट्स लुक ओवर दैट थिंग। सो यहां पर लिखा हुआ डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एमपी लोक सेवा अधिनियम 1994। सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें क्या बोला गया है। इसे बोला गया जो अमेंडमेंट है उसको आर्बिट्रेरी, इम्परमिसिबल और इरेशनल बोला गया है। क्यों बोला गया है, इसका रीजन ये है कि यहां पर कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो कैटेगरी के थे और इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट किया, मतलब चूंकि इनके मार्क्स जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से ऊपर थे, तो उनका नाम बेसिकली उसमें शामिल नहीं किया गया था। और इसके चलते बेसिकली बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर हैं उनको बेसिकली यहाँ पर शामिल किया जाए। देखिए बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज है। यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात, मान लो कट ऑफ जो है 76 किया है अनरिजर्व का, और यहाँ पर कोई SC/ST कैंडिडेट जो है या ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनको 77 या 78 क्वेश्चंस मिले हैं, इनके मार्क्स मिले हैं, तो उस कंडीशन में उनको अनरिजर्व कैटेगरी में स्थान मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि ये पहले तो इंप्लीमेंट करना है ना। इसके अलावा कुछ चीजें और भी बताई गई हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी लिखा गया है, जैसे कि यहाँ बोला गया इट इज अर्ज्ड दैट प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स वाज हेल्ड अंडर द रूल्स ऑफ 2015। अब यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई है कि ये जो है द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड विद रिगार्ड टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। It is submitted that the amended provisions does not come into the way of the general category candidates। तो यहाँ पर इनका कहना ये है मेनली कि यहाँ पर 2015 रूल्स के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया। अब इसमें बोलते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेन एग्जाम क्लियर कर लिया था एंड दे वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब यहाँ पर इंटायर एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाता है, तो वहां पर ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उनके साथ बोला जा रहा है कि इनजस्टिस कहलाएगा। बिकॉज बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने एक बार किसी तरह एग्जाम क्वालिफाई किया और दोबारा जो है जो एग्जाम देते हैं तो यदि क्वालिफाई नहीं होता दैट वुड बी कंडीशन। यहाँ पर कहना यह है कि इस एग्जाम में जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका दोबारा से आप एग्जाम ले सकते हैं, उनका एग्जाम ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा भी है लर्न्ड सीनियर काउंसिल आल्सो पॉइंटेड आउट दैट previously also when such situation arose in the year 2011, 2013, 2015 यहाँ पर सेपरेट मेंस एग्जाम कराए गए थे। ये बेसिकली इनका कहना ये है। अब देखा जाए तो बाद में इसके बाद स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन कराया गया। अब इसमें एक बड़ा कंसर्न नहीं होता है कि बेसिकली पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से हालांकि स्केलिंग बाद में होती है, लेकिन वो एक बड़ी समस्या होती है हालांकि। बट एनीवे
तो यहाँ पर ये चीज़ें बोला भी गया है कि थोड़ी ये समस्याएं होंगी, बट एनीवे यहाँ पर बोला गया है कि जब पहले हो सकता था तो अब भी हो सकता है। दैट्स थिंग व्हाट हाई कोर्ट हैव सेड। आगे चलते हैं यहाँ पर, लेट्स सी द नेक्स्ट वन व्हाट दे हैव सेड। यहाँ पर एक मामला डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स का भी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअली हैंडिकैप्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बेसिकली उसमें घटा दिए गए थे बाद में, जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। जैसे 2020 में जो रिजल्ट आया था वहाँ पे 120 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे, बाद में 115 कर दिया। तो ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे घटाए गए हैं तो ये भी कंसर्न्स हैं, तो इसके अगेंस्ट में भी हाईकोर्ट का जजमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया बेसिकली 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर हैं एज ऑफ नाउ। पहला कैटेगरी क्या है, द न्यूली क्वालिफाइड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स 2721 इन नंबर फॉर मेन एग्जामिनेशन एज पर रिजल्ट। तो यहाँ पर बोला गया कि 2721 नए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं जो इमर्ज हुए हैं। एक तो ये नंबर है, या तो आप इतने का बस के एग्जाम करा दो जो नए नए कैंडिडेट्स हैं 2721। दूसरा यहाँ पे एक है 1918 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं हु पास द मेन एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम, जो कि मेंस हुए थे उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया 1918 2015 के रूल्स के हिसाब से। तो जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो इसकी बात कर रहे हैं। एक तो 1918 कैंडिडेट्स और हैं जो कि जिन्होंने इंटरव्यू के लिए फाइनली इनका नाम आ गया है ना, मेंस क्वालिफाई करने के बाद। ये एमपीपीएससी ने इंफॉर्मेशन दिया। नाउ थर्ड कैंडिडेट्स कौन है, ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 1918 कैंडिडेट्स में हु वुड बी आउटस्टेड फ्रॉम सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 1918 कैंडिडेट्स। यदि मान लीजिए दोबारा मेंस होता है तो मेंस में हो सकता है 1918 में से कुछ बच्चे बाहर निकल जाएं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज जब स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन होंगे तो हो सकता है ये लोग जब दोबारा अपीयर होंगे तो मे बी इनका सिलेक्शन ना हो। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि जिनका सिलेक्शन होना है बेसिकली जिन्होंने बेसिकली अभी इस बार पिछली बार के मेंस में क्वालिफाई कर लिया था। चौथे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 8894 कैंडिडेट्स वो हैं जो 10,767 कैंडिडेट्स का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें ये कैंडिडेट्स बेसिकली फेल हो गए थे, मतलब इनको क्वालिफाई नहीं होना था। अब यहाँ पर ये एक पसुपेश हो गया है कि यदि दोबारा से एग्जाम होता है तो ये जो 8894 कैंडिडेट्स हैं इनको बेसिकली दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये डिस्कशन भी हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है कि 8894 कैंडिडेट्स को दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब एक प्रकार से टाइम क्लॉक जो है पीछे की ओर जा रही है और दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। तो यहाँ पर ये बोला गया और साथ ही बोला गया कि जो 1918 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से कुछ कैंडिडेट्स यदि नहीं होता है तो उनके साथ इंजस्टिस हो जाएगा कि एक बार किसी तरह से उन्होंने मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं और अगली बार जब मेंस होगा तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली कंसर्न होता है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया है कि इसके चलते यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। जो सिर्फ नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप दोबारा से एग्जाम कराएं। 2721 जो कैंडिडेट्स नए होने वाले हैं उनके लिए आप यहाँ पर दोबारा से एग्जाम कराएं, ये बोला गया यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी बहुत ज्यादा चीजें यहाँ नहीं बोली गई हैं। दीज आर समथिंग दे हैव सेड। नाउ यहां पर एक जजमेंट में एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि अब यहां पर नॉर्मलाइजिंग तो करना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियस बात है 2 लिस्टों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, जो कि जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए आप कराओगे तो फिर वहां पे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, बट यहाँ पर कहना ये है कि पहले भी एमपीएससी ने 3 बार इस तरह से एग्जाम कराए थे तो वहां पर फिर से कराएं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। अगले आप पॉइंट है द एंटायर प्रोसेस ऑफ होल्डिंग स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू बी कंप्लीटेड एंड फाइनलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट का ये ऑर्डर है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर दिया गया है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एमपीपीएससी का जो काम धाम है बहुत लेट लतीफ चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें बराबर की भागीदार है। 27% ओबीसी का मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब ऐसे केसेस की सुनवाई तुरंत फुरत हो जाती है तो यहाँ पर बेसिकली चाहिए था कि 27% ओबीसी का जो मामला है उसको भी तुरंत फुरत सुनवाई कर दी जाए। बट एनीवे व्हाटएवर हैपेंस, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। बट यस, मैं हमेशा एक चीज़ अक्सर रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि जब मामला राज्य के 8-10 लाख युवाओं का हो तो ऐसी कंडीशन में जो ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है जो तुरंत फुरत में यहाँ पर इसको रिजॉल्व होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग उम्मीदें लेके बैठे होंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मामले को जल्द से रिजॉल्व किया जाए तो आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। एनीवे डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, लेकिन यस ये तरह हमारा बेसिकली इस जजमेंट के बारे में, मतलब यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को दोबारा नहीं कराया जाएगा। जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्हीं का सिर्फ मेंस कराया जाएगा, है ना। नाउ अब चलते हैं सुपर 30 बैच में। तो एमपीएससी 2022 के लिए लॉन्च की गई सुपर 30 बैच की एक विशेष खासियत है कि यहाँ पर केवल 30 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब कि केवल यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो एडमिशन है उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, मतलब आपसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो बातचीत करने के लिए पहली फर्स्ट इंक्वायरी के लिए आप 8826033084 इस नंबर पे आप कॉल करके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की जाएगी। यदि आप काउंसलिंग करने के बाद आप पाए जाते हैं कि यस आप काफी कंसर्न हैं, आप सीरियस है पढ़ाई के प्रति और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हमें ऐसा महसूस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको सुपर 30 बैच में एडमिशन दिया जाएगा। फीस सुपर 30 बैच की 30,000, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी 100% रिम्बर्समेंट पॉलिसी लाई जा रही है। रिम्बर्समेंट पॉलिसी ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पहले स्टेज का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, मतलब कंप्लीट 30,000 रुपीज रिटर्न कर दी जाएगी। बिकॉज हमने यहाँ पर एक नया सेट लाया है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। तो यहाँ पर इसे एग्जाम है, एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर भीतर आप एक क्लेम कर सकते हैं विद इन 10 डेज। यदि आप हमारी कोचिंग से अलग होना चाहते हैं एंड यू वांट टू टेक योर मनी बैक, तो विद इन 10 डेज आप यहाँ पे इंक्वायरी करें प्रॉपर तरीके से, तो आपको उसी वक्त रेप जो फीस है 30,000 आपको वापस कर दी जाएगी। बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो ये चाहें कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो चलो हमारा हो गया, मेंस का सिलेबस कर लेते हैं। उन्हें यदि लगे कि नहीं हमारी मिस्टेक से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में मेंस का सिलेबस वो करते हैं यदि वो, और रिम्बर्समेंट नहीं चाहते हैं तो उनकी बात अलग है। लेकिन यदि कैंडिडेट्स चाहते हैं कि उन्हें रिम्बर्समेंट चाहिए, पैसे वापस चाहिए, तो विद इन 10 डेज रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर भीतर यदि वो क्लेम करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे बिना किसी आर्गुमेंट, बिना किसी डिस्कशन के। दे विल गेट देयर मनी बैक, है ना। सेकेंड थिंग इज दैट यदि इन केस मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और आप मेंस देते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, लिसन इट अगेन, ये बात मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, मेंस यदि इन केस आपको क्वालिफाई नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको यहां पर 20,000 रिटर्न किए जाएंगे, मतलब 10,000 यहां पे डिडक्ट कर दिए जाएंगे और 20,000 रुपए वापस किए जाएंगे। यदि आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होता, मतलब मेंस से आप बाहर निकलते हो, तो भी आपको यहाँ पे 20,000 रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये अकाउंटेबिलिटी का हमारा दूसरा स्टेप है। यहां भी जरूरी है कि वही मेंस होने के बाद में आपको विद इन 10 डेज आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका मेंस नहीं हुआ है एंड यू वांट योर मनी बैक एंड यू विल गेट योर मनी बैक, है ना। बट इन केस मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेंस देने के बाद में मेंस, और ये मेंस के रिजल्ट के बाद ही होगा, है ना। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेंस का होने के बाद में मेंस सिलेक्शन हो गया एंड दे गेव इंटरव्यू उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंटरव्यू पार्टिसिपेट होने के बाद इनका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई बात नहीं, तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि इंटरव्यू देने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में उन्हें 10,000 ये वापस रिटर्न हो जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 10,000 आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये एक पॉलिसी हम लेके आए हैं जहां पे अकाउंटेबिलिटी नाम के एक टर्म को हम लेके आए हैं। बिकॉज हमारे यहाँ क्या है कि स्टूडेंट की बाढ़ से आती है और जब वहां पे एडमिशंस बच्चों के होते हैं तो बहुत सारी कोचिंग जो है आपसे लाखों रुपए वसूल करते हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टर्म आता है तो वहां पर उस कोचिंग में बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे होते हैं और वहां पर उन कोचिंग वालों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये पॉलिसीज लेके आ रहे हैं बिकॉज हमें सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें फर्क पड़ना चाहिए। जब हमें फर्क पड़ेगा तो हम मेहनत करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से हर एक स्टूडेंट की काउंसलिंग करेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं आपसे पैसे ले रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक अलग सा परफॉर्मेंस आता है। एंड आई एम श्योर यदि आपका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, यदि आप पुराने स्टूडेंट्स हैं और आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स पास से कभी नहीं हुआ, तो आप इस बैच में एडमिशन जरूर लें। इसमें आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो यह है कि आपका 100% कैश बैक है, 100% रिटर्न मनी है। तो उस कंडीशन में इन केस आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आपको कोई नुकसान वैसे होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपको जो कमिटमेंट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की जो टीम है वो जो आपको प्रॉपर तरीके से कॉल करेगी, हालांकि समय समय पे टर्म्स एंड कंडीशन फर्दर चेंज की जाएगी कि यदि आप इन केस क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या इन केस आप बिना इंफॉर्मेशन दिए कई दिनों क्लास गायब हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया सकते हैं। तो वहां पर ये जो पॉलिसी है इसका थोड़ा निगेटिव असर आपके पास पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फर्दर अप्लाई होंगी। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो महीने महीने क्लास से गायब है बिना किसी इन्फॉर्मेशन का, या कुछ टाइम पीरियड उसमें रहेगा, टाइम बाउंड रहेगा कि 7 डेज के भीतर भीतर यदि आप इन्फॉर्म कर देते हैं, यदि आप प्रॉपर तरीके से अपने इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म करके जाते हैं, तो उस कंडीशन में ठीक है। अदरवाइज बिना इन्फॉर्म किए यदि आप कई दिनों तक गायब रहते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो ये पॉलिसी है वो खराब,
डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं फर्दर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आपको बता दी जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन का प्रॉपर एक पेज दिया जाएगा आपको कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप प्रॉपर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, हमारी क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करते हैं, तो ये पॉलिसी आपके लिए रहेगी। तो इन केस यदि आप प्रॉपर क्लास करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अकाउंटेबिलिटी को लेकर हम लोगों ने ये एक नया स्टेप लिया है। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में जो कोचिंग जगत है उसमें एक रेवोल्यूशन आएगा और बाकी कोचिंग भी शायद इससे कुछ अडॉप्ट करें। एनीवे, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामचंद्र पीएससी, उसके माध्यम से भी आप क्वेरी कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड, टेक केयर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आप इस यदि आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करना चाहते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो कॉलिंग है वो 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही होनी चाहिए। इसके बाद या पहले कॉलिंग ना करें, बिकॉज शायद उसके पहले या बाद में आपकी कॉल पिक ना हो पाए, है ना। तो डिस्कशन का भी करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।